जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जो ताकत, पैसे और एक बहुत ही काले रहस्य से जुड़ा हुआ है। यह आदमी 2019 में जेल में मर चुका है, लेकिन उसकी मौत के सालों बाद भी उसकी कहानी का असर कम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। बल्कि 2024 और 2025 में कुछ ऐसे अदालती दस्तावेज सामने आए हैं जिन्हें एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है, और इन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गलियारों में, आप कह सकते हैं कि एक तूफान फिर से खड़ा कर दिया है। और यही इस कहानी की सबसे अजीब बात है। एक मरा हुआ आदमी आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के लिए एक खतरा बना हुआ है। सही कहा। आज हम इन्हीं फाइलों और इस पूरे मामले की परतों को खोलेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे मकड़ी के जाले की जिसे एप्स्टीन ने पैसे, पावर और ब्लैकमेल से बुना था, और जिसमें दुनिया के बड़े बड़े नाम फंसे हुए थे। हाँ, और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। तो चलिए इन दस्तावेजों की गहराई में उतरते हैं। हमारे पास पीड़ितों के बयान हैं, प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स हैं, और कई सालों की जांच से जुड़ी जानकारी का एक पूरा भंडार है। लेकिन शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, ये आखिर हैं क्या? क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई नई क्लाइंट लिस्ट है। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पर मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है ना? बिल्कुल, ये कोई नई लिस्ट नहीं है। असल में ये वर्जीनिया गिफीरे द्वारा 2015 में गिस्लीन मैक्सवेल के खिलाफ दायर किए गए एक मानहानि के मुकदमे से जुड़े दस्तावेज हैं। वर्जीनिया गिफरे, वो एप्स्टीन की मुख्य पीड़ितों में से एक है, राइट? जी बिल्कुल। और ये दस्तावेज सालों से सील्ड थे, लेकिन अदालत के आदेश के बाद इन्हें अब धीरे धीरे पब्लिक किया जा रहा है। इनमें गवाहों के बयान हैं, डेपोजिशंस हैं और उन लोगों की लिस्ट है जिनका जिक्र केस के दौरान हुआ था। और यहीं पर कुछ बहुत बड़े नाम सामने आते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, और यहाँ तक कि मशहूर वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग का भी जिक्र है। इन नामों ने तो पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। बिल्कुल, और यहीं पर हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि अदालत ने भी साफ किया है, इन दस्तावेजों में किसी का नाम होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति किसी अपराध में शामिल था या उस पर कोई आरोप है। अच्छा। कुछ लोग सिर्फ सामाजिक या पेशेवर वजहों से एप्स्टीन के संपर्क में थे। लेकिन फिर ये नाम इतने अहम क्यों है? क्या ये सिर्फ गिल्ट बाय एसोसिएशन जैसा नहीं है? किसी के साथ जुड़े होने भर से उसे शक की निगाह से देखना। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कानूनी तौर पर ये नाम कुछ साबित नहीं करते, लेकिन ये एप्स्टीन की नेटवर्क की पहुंच, उसकी ताकत को दिखाते हैं। ये बताते हैं कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सर्कल्स में अपनी जगह बना चुका था, चाहे वो राजनीति हो, विज्ञान हो या रॉयल्टी। तो उसकी असली करेंसी पैसा नहीं थी? नहीं, उसकी असली करेंसी इन लोगों तक उसकी पहुंच थी। ये नाम हमें उसके बनाए हुए इकोसिस्टम का एक नक्शा दिखाते हैं। और उस इकोसिस्टम का केंद्र था एक निजी द्वीप, लिटिल सेंट जेम्स। हाँ, जो वर्जिन आइलैंड्स में था। इसे स्थानीय लोग एक बहुत ही डरावने नाम से बुलाते थे, पीडोफाइल आइलैंड। ये जगह उसकी दुनिया का ग्राउंड जीरो थी। बिल्कुल, वो द्वीप दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। वहां पहुंचने के लिए या तो प्राइवेट जेट चाहिए था या हेलीकॉप्टर, और इस एकांत का फायदा उठाकर उसने उसे अपनी निजी जागीर बना लिया था। पीड़ितों के बयानों से पता चलता है कि वहां क्या क्या होता था। द्वीप पर एक अजीब सी नीले और सफेद रंग की मंदिर जैसी इमारत थी, जिसके सुनहरे गुंबद को लेकर तो कई थ्योरीज हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि एप्स्टीन हर जगह छिपे हुए कैमरे लगाकर रखता था। जी, और ये सिर्फ उसकी सनक नहीं थी, ये उसके काम करने का तरीका था। वो अपने मेहमानों की हरकतों को रिकॉर्ड करता था। एक तरह का ब्लैकमेल का हथियार। हाँ बिल्कुल, एक हथियार। अगर कोई ताकतवर व्यक्ति उसके जाल में फंस गया तो वो हमेशा के लिए उसका, आप कह सकती हैं, कर्जदार बन जाता था। ये सिर्फ शोषण नहीं था, ये पावर का एक बहुत बड़ा खेल था जिसमें वो माहिर था। और इस खेल में उसकी सबसे बड़ी खिलाड़ी थी गिस्लेन मैक्सवेल। वो कोई साधारण साथी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस पूरे ऑपरेशन की आर्किटेक्ट थी। वो एक ब्रिटिश सोशलाइट थी जिसके पिता एक बहुत बड़े मीडिया मुगल थे, तो उसकी परवरिश ही ऊंचे सर्कल्स में हुई थी। सही कहा। वो इस पूरे ऑपरेशन की रिक्रूटर थी, जिसे मैडम कहा जाता था। देखिए, एप्स्टीन के पास पैसा था, लेकिन गिस्लेन के पास वो सामाजिक पहुंच और विश्वसनीयता थी जो एप्स्टीन के पास कभी नहीं थी। अच्छा। वो कम उम्र की लड़कियों के पास जाती, उन्हें मॉडलिंग, पढ़ाई या अमीर लोगों से मिलवाने का झांसा देती।
वो पहले उनका भरोसा जीतती और फिर धीरे धीरे उन्हें इस जाल में धकेल देती। और इसी जुर्म के लिए उसे सजा भी हुई। हाँ, 2022 में उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाता है, एप्स्टीन के पास ये सब करने के लिए इतना पैसा, इतना प्रभाव, ये आया कहां से? वो खुद को एक जीनियस फाइनेंसर बताता था, लेकिन उसकी कमाई का कोई साफ जरिया किसी को पता नहीं था। ये इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। उसका सिर्फ एक ही बड़ा क्लाइंट था, विक्टोरिया सीक्रेट के अरबपति मालिक लेस वेक्सनर। और यहाँ रिश्ता सिर्फ क्लाइंट का नहीं था। वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पूरी संपत्ति और फाइनेंस को संभालने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी। ये बात सोचने में ही अजीब लगती है। मतलब एक इतना बड़ा अनुभवी बिजनेसमैन अपनी सारी वित्तीय चाबियां किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे दे सकता है जिसका अपना कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था? बिल्कुल। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये एप्स्टीन की लोगों को अपनी बातों में फंसाने की जो उसकी अविश्वसनीय क्षमता थी उसको दिखाता है। हाँ, वो सिर्फ अमीर नहीं था, वो अमीरों का विश्वास जीतना जानता था। ये एक बहुत ही असामान्य बात है। वेक्सनर ने बाद में कहा कि एप्स्टीन ने उनके पैसे का गबन किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसी पैसे से उसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। हाँ, न्यूयॉर्क की सबसे महंगी हवेली खरीदी, प्राइवेट जेट लिया, द्वीप खरीदा। उसने उस पैसे से अपनी आलीशान जिंदगी और अपना नेटवर्क बनाया। लेकिन पैसा कमाने से भी ज्यादा अजीब उसका मकसद था। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहता था, उसकी सोच कुछ और ही थी। न्यू मैक्सिको में उसके पास एक बहुत बड़ा फार्म था, जोरो रैंच, और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो वहां एक बेबी फार्म बनाना चाहता था। हाँ, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये सच था। उसकी सोच थी कि वो एक साथ कई लड़कियों को प्रेग्नेंट करेगा ताकि वो उसके बच्चे पैदा कर सकें और वो अपनी डीएनए की विरासत दुनिया में फैला सके। ये विचार यूजेनिक्स से जुड़ा था, है ना? जी, जो एक बहुत ही खतरनाक और बदनाम विचारधारा है। यूजेनिक्स का मानना है कि मानव जाति को कुछ बेहतर जीन्स चुनकर और कमजोर जीन्स को हटाकर सुधारा जा सकता है। ये तो एक तरह से नस्लवादी सोच हुई। बिल्कुल, जिसे नाजियों ने भी अपनाया था। एप्स्टीन खुद को जेनेटिक रूप से बेहतर मानता था और अपनी विरासत को फैलाना चाहता था। ये उसके नार्सिसिज्म और गॉड कॉम्प्लेक्स की हद को दिखाता है। और वो अपने इन अजीब विचारों को वैज्ञानिक मान्यता दिलाने की भी कोशिश कर रहा था। हाँ, वो वैज्ञानिकों को पैसे देता था, कॉन्फ्रेंस आयोजित करता था, ताकि वो उसके जेनेटिक्स और ह्यूमन ब्रीडिंग जैसे विचारों को सपोर्ट करे। शायद इसीलिए स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े वैज्ञानिक का नाम भी उसके द्वीप पर जाने वालों में शामिल था। हाँ, ये हो सकता है। एप्स्टीन ने वहाँ एक साइंस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। हालांकि हॉकिंग पर किसी भी गलत काम का कोई आरोप नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि एप्स्टीन कैसे विज्ञान की आड़ में अपने खतरनाक इरादों को छिपा रहा था। चलिए अब बात करते हैं उन बड़े नामों की जिनके जुड़ने से ये केस एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। सबसे पहले ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू। प्रिंस एंड्रयू का मामला इस केस का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कैंडल था। वर्जीनिया गिफ्रे ने सीधे तौर पर उन पर आरोप लगाया कि जब वो 17 साल की थीं, तब एप्स्टीन ने उन्हें प्रिंस के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। और ये आरोप सीधे ब्रिटिश शाही परिवार पर लगे थे। हाँ, और प्रिंस एंड्रयू ने इन आरोपों से बचने के लिए बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, जो शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। वो इंटरव्यू तो एक पूरी आपदा थी। बिल्कुल, उन्होंने जो भी सफाई दी वो और भी ज्यादा उलझती चली गई। आखिरकार उन्होंने अदालत के बाहर वर्जीनिया गिफ्रे के साथ करोड़ों डॉलर्स का समझौता करके केस खत्म कर दिया। और इस वजह से उन्हें अपने सभी शाही पद और टाइटल्स छोड़ने पड़े। हाँ, और वो सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब ही हो गए। इसी तरह अमेरिका के 2 पूर्व राष्ट्रपतियों बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, इनके नाम भी फाइलों में बार-बार आते हैं। जी, बिल क्लिंटन के साथ एप्स्टीन के रिश्ते काफी करीबी बताए जाते हैं। फ्लाइट लॉग्स दिखाते हैं कि क्लिंटन में एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस, हाँ, लोलिता एक्सप्रेस में दर्जनों बार सफर किया था। कुछ यात्राएं तो बिना सीक्रेट सर्विस के की गई थीं, जो एक पूर्व राष्ट्रपति के लिए बहुत ही अजीब बात है। और डोनाल्ड ट्रंप का क्या कनेक्शन था? ट्रंप और एप्स्टीन 90 के दशक में दोस्त थे और फ्लोरिडा में पड़ोसी भी थे। दोनों की साथ में कई तस्वीरें और वीडियो भी हैं। हालांकि बाद में उनके बीच किसी बात पर अनबन हो गई थी। दोनों ही पूर्व राष्ट्रपतियों ने बाद में एप्स्टीन के अपराधों की कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है।
क्लिंटन के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें एप्स्टीन के भयानक अपराधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इन कनेक्शंस ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। कि इतने शक्तिशाली लोग एक ऐसे व्यक्ति के इतने करीब क्यों थे? बिल्कुल। और शायद यही सवाल हमें इस कहानी के सबसे उलझे हुए और रहस्यमयी हिस्से पर ले जाता है। जब इतने सारे राज खुलने का डर था, तभी अगस्त 2019 में गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों बाद एप्स्टीन न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल में मरा हुआ पाया गया। आधिकारिक तौर पर तो ये एक आत्महत्या थी, लेकिन शायद ही कोई इस पर यकीन करता है। यकीन करना बहुत मुश्किल भी है। जिस तरह से उसकी मौत हुई, उस पर आज भी गंभीर सवाल उठते हैं। जैसे उस रात जेल के दोनों सीसीटीवी कैमरे जो उसकी सेल की तरफ थे, खराब हो गए थे। ड्यूटी पर मौजूद 2 गार्ड्स सो गए थे और उन्होंने रिकॉर्ड्स में झूठी एंट्री की। और उसके सेलमेट को भी हटा दिया गया था, है ना? हाँ, मौत से ठीक 1 दिन पहले। इतनी सारी गड़बड़ियां एक साथ एक ही रात में होना, मतलब किसी संयोग जैसा नहीं लगता। बिल्कुल। और इसी वजह से एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ एक बहुत बड़ा इंटरनेट मूवमेंट बन गया। ये सिर्फ एक मीम नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस गहरे शक को दिखाता है जो आम लोगों के मन में सिस्टम को लेकर है। लोगों को लगता है कि सच्चाई को जानबूझकर दबा दिया गया। और उसकी मौत के नतीजे बहुत बड़े थे। उसके मरते ही उसके खिलाफ चल रहा क्रिमिनल केस बंद हो गया। इसका मतलब था कि उसे कभी भी अदालत में उन लोगों के नाम नहीं लेने पड़ेंगे जो उसके अपराधों में शामिल थे। तो उसकी मौत ने उसके सभी ताकतवर दोस्तों को बचा लिया। हाँ, और पूरा कानूनी फोकस घिसलीन मैक्सवेल पर शिफ्ट हो गया। एप्स्टीन की मौत के साथ बहुत सारे जवाब भी हमेशा के लिए दफन हो गए। तो हमने देखा कि जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि वो एक पूरा सिस्टम था। उसने पैसे, प्रभाव और ब्लैकमेल का एक ऐसा नेटवर्क बनाया था जो कानून और नैतिकता से ऊपर काम करता था। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कुछ अमीर और ताकतवर लोग खुद को हर नियम से ऊपर समझते हैं। एप्स्टीन मर चुका है और घिसलिन मैक्सवेल जेल में है। ये इस केस में मिली कुछ हद तक कामयाबी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज भी हवा में है और जो इन फाइलों के बाहर आने के बाद और भी बड़ा हो गया है, वो ये है कि उसके क्लाइंट्स का क्या? जिन लोगों ने उन कम उम्र की लड़कियों का शोषण किया, जो एप्स्टीन के द्वीप और घरों में जाते थे, उनमें से बहुत कम लोगों को सजा हुई है। फाइलों में बहुत से नाम हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, नाम होना और दोषी साबित होना 2 अलग बातें हैं। बिल्कुल, और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है। इस कहानी में सिर्फ एक विलेन नहीं है। ये कहानी उन सभी लोगों की है जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिन्होंने इस शोषण में हिस्सा लिया और जिन्होंने एप्स्टीन को इतने सालों तक ये सब करने की ताकत दी। सही बात है। जब तक उन लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, तब तक पीड़ितों को पूरा न्याय नहीं मिल सकता। और यही सवाल हम आज छोड़ जाते हैं जब एक पूरा नेटवर्क बेनकाब हो चुका है और इतने सारे सबूत पब्लिक डोमेन में हैं, तो क्या सिस्टम वाकई उन ताकतवर लोगों को जवाबदेह ठहरा सकता है जो इस अपराध के दूसरे सिरे पर थे? या फिर एप्स्टीन की मौत के साथ ही सबसे बड़े राज भी हमेशा के लिए दफन हो गए हैं और हमें सिर्फ परछाइयों से ही